मित्रों, रवीना विशेषांक 2022 का प्रकाशन इस वर्ष हुआ और इसमें श्री पंकज मिश्र अटल जी, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राध्यापक हैं, उन्होंने अपनी समीक्षा लिखी है मेरी कविताओं पर। उन कविताओं की व्याख्या और सोचने का ढंग उनका एक नए ढंग से निराला है, इसीलिए मैंने इसे आपसे साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखें वो क्या कहते हैं। श्री पंकज मिश्र अटल जी का कहना है कि संकलन की लगभग प्रत्येक रचना अलग तरीके से अपनी चिंता को उभारती है। पहली कविता छटपटाहट रहा है वृक्ष, एक और तो आज के परिवेश की चिंता विद्रूपता को विवेचित करती है, वर्तमान में के सच को सबके समक्ष लाती है। वहीं दूसरी ओर यह सिद्ध करती है कि व्यवस्थाओं का भी अपना दर्शन होता है। सुशीला के बड़े सधे शब्दों में अपनी बात कहते हुए रखते हैं। देखिए कविता की पंक्ति है, छटपटा रहा है वह वृक्ष जिसे मेरी उंगलियों ने थाम रखा है केवल। छटपटा रहा है वह वृक्ष जिसे मेरी उंगलियों ने थाम रखा है केवल। चुड़ैल की तरह कोठरी से निकलकर घुस आई है पूरे वातावरण में दहशत, सब उसके जहर से फैल रहे हैं। मैं वृक्ष के सहारे बेअसर खड़ा हूँ। आगे वे पुनः कहते हैं कि अरे यही वह चुड़ैल है जो आस्था बनकर सबके चेहरे को खूंसट करती है। सुशील राकेश ने अपनी व्यवस्थाओं को दर्शाते हुए दार्शनिक अंदाज में लिखा है कि घसीटा जा रहा हूँ उस आंगन में जहाँ प्रार्थना का एक वृक्ष लगाया था। एक स्थान पर काफ़ी सशक्त रूप से उन्होंने प्रार्थना के लिए काली प्रार्थना जैसे प्रतीकों का भी सृजन किया है। मेरी दृष्टि में छटपटा रहा है वृक्ष आज जो भी घटित हो रहा है उसे संभल कर व्याख्यायित करती एक सार्थक रचना है। विरासत में कवि ने तार्किक ढंग से एक और तो यथार्थ को जीवंतता प्रदान की है, दूसरी ओर आत्मकथ्यता और मिथनीयता को भी वर्णित किया है। वे लिखते हैं, देखिए कविता की पंक्ति है, मैं उनके मुख से भाग्यशाली होना तो सुनता रहा मैं उनके मुख से भाग्यशाली होना तो सुनता रहा, मुझे कहीं उनके भाग्यशाली होने का प्रमाण दर्शित नहीं हुआ। उनके सोच को दर्शाती है, साथ साथ आत्मकथ्यता में वैचारिकता, भावुकता और यथार्थ तीनों के सम्मिलित रूप में एक ही जगह मिल जाते हैं जब वो कहते हैं, देखिए कविता की पंक्ति है, आज जो कुछ भी समर्पण की संपत्ति तुम देख रहे हो ये उन्हीं की दी हुई विरासत है। समय समय पर खाद में परिपूरित करती उसी से मैं बन संवर कर तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। ये विरासत का प्रभाव भी है और हमेशा से संस्कारों के रूप में मजबूती और ताकत का एहसास भी कराता आया है, जैसा कि कभी मान भी रहा है। आदम का दायना कविता एक सशक्त रचना है। भाव शिल्प दोनों की दृष्टियों से कविता एक सच्चाई बनकर उभरती है। शायद आईना वह भी दिखाने के लिए प्रयत्नशील है जो कि नहीं दिखता, क्योंकि जो दिखता है उससे अतिरिक्त भी उससे काफ़ी कुछ जुड़ा रहता है। यही कारण है कि कवि स्थिरता में भी हलचल और अस्थिरता को महसूस कर लेता है, तभी तो कहता है, देखिए कविता की पंक्ति, जो कुछ है साफ साफ चलते फिरते हुए भी स्थिर है। इस स्थिर मस्तिष्क के पीछे आहटें और परिकल्पनाएं हैं। आदम का आईना पत्रों में छिपे ढके सत्य को उजागर करने में या उधारने में समर्थ है। ऐसा लगता है कि सजे सजाए और कितने कड़ियल कड़ुए बेहुदे हो गए हैं। दरअसल आदम का आईना सत्य को उजागर करने में विद्रूपता की परतें भी उघाड़ता है और अपने संपूर्ण अर्थों में एक जीवंत कविता है। मेरे शहर की मुद्रा जनता की निश्चलता, परेशानी, असमर्थता और नासमझी की व्यथा को समेटे हुए वर्तमान को चित्रित करती हुई
व्यंग्यात्मक रचना है। कविता में आम जन की चिंता मुखर हुई है। कविता लोकतंत्र के दुरुपयोग पर जहाँ करारा तेज करती उभरती है, वहीं लोकतंत्र की उड़ती धज्जियों पर उसके भविष्य को लेकर चिंतातुर भी है। कवि बढ़ते भौतिकवाद, बाजारवाद और पैर पसारते प्राग्मैटिक कल्चर से बेहद चिंतित है। वो कहता है, देखिए कविता की पंक्ति है, मुद्रा तो वर्चस्व प्रधान होती है, चलते चलते समूचे विश्व को निगल जाती है। उसके लिए शेर, गीदड़ और चिड़िया क्या, वह आम आदमी की भी बागडोर को छीन लेती है और सारे कुत्ते एक दूसरे की गंदी सुरंग सूंघने लगते हैं, क्योंकि दुम के नीचे वाली सुरंग उसे मुद्रा दिखाई पड़ती है। कविता इतनी खूबसूरती से वर्तमान को व्याख्यायित करती है कि वर्तमान का सर्वाधिक घिनौना चेहरा उभर कर एक पोस्टर की तरह ठहर चिपका नजर आता है। जबकि कवि कहता है, देखिए कविता की पंक्ति है, जल्द ही मुद्रा की रोटी मिलेगी तो सारे कुत्ते चिंतक बनकर उसका मुंह चाटने लगते हैं। जल्द ही मुद्रा की रोटी मिलेगी, सारे कुत्ते चिंतक बनकर उसका मुंह चाटने लगते हैं और सुस्ताते हुए बहुत खुश होता है कि लोकतंत्र के कुत्ते एक न एक दिन रास्ते पर आ जाएंगे। वो सुस्ताते हुए बहुत खुश होता है कि लोकतंत्र के कुत्ते एक न एक दिन रास्ते पर जरूर आ जाएंगे। इसी क्रम में कविता इतिहास फर्जी नहीं है। स्वतंत्रता के हनन और आवाज पर प्रतिबंध की साक्ष्य रूप से प्रस्तुत है। यही नहीं, कविता कवि की उस काव्यात्मक शक्ति का परिचायक भी है जो कि इतिहास के साथ ही रमता जैसे विशेषणों को सरसता में तब्दील कर देने की क्षमता का परिचय देती है। कहीं पर भी काव्य पर आँच नहीं आती। कवि कहता है, मैं अजीबो गिरीबो शिखर हूँ जिसे नगर की कोई नंगी बेलिहाज चीखें लांद कर जुड़ नहीं सकती राहगीरों से। कविता को तकनीकी कविता के रूप में भी महसूस किया जा सकता है। कुछ पंक्तियाँ तो घोषणात्मक पंक्तियाँ बनकर उभरी हैं। देखिए कविता की लाइन, कोई शब्द नहीं मिलेगा उन्हें, बस कंकाल रह जाएगा और तभी ही बोलेगा आज तक का इतिहास फर्जी नहीं है और न रहेगा जब मिलेंगे। आसमान विरुद्ध है और शब्द ध्वनि दोनों की कविताएं आज की तथाकथित वास्तविकता, अच्छाइयों के नाम पर चमक की भयावह वास्तविकता और सलीके की सच्चाई को परोसने की तकनीक को समेटे है। कविता आसमान विरुद्ध है, अपने में आंचलिकता और देश जनपन की गंध समाहित किए है। कविता की मौलिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसी कविताएं कम ही नज़र आती हैं। यहाँ मौलिकता से तात्पर्य कविता के कथा की मौलिकता, उसमें निहित सोच और कवि की दृश्य की मौलिकता है। और वो सांस संपूर्ण अच्छाइयों पर छा जाएगी, ऐसी धुंध उत्पन्न कर सबको गले तक हाथ ले जाने के लिए मजबूर कर देगी। बाद में कहा जाएगा कि आसमान विरुद्ध है, बाद में कहा जाएगा